अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं रेहान तारिक और आप देख रहे हैं दस्तक। 14 मई को सिर्फ पंजाब में इंतखाबात या फिर अफवाह तफहीम से पूरे मुल्क में एक ही रोज इलेक्शंस कराने हैं। सुप्रीम कोर्ट ने मामला सियासी जमातों पर डाल दिया है। इस सारे मामले में सुप्रीम कोर्ट बहुत उजलत में दिखाई दी और 3 रुकनी बेंच ने तकरीबन बाजू मरोड़ते हुए तमाम जमातों को आज ही मुज़ाकरात का हुक्म दिया। बरोज जुमा ईद ना होने की सूरत में कल भी केस की समाअत जारी रखने का पहले इंदिया दिया गया और इलेक्शंस की तारीख पर सियासी इत्तफाक राय के लिए सुप्रीम कोर्ट के 3 रुकनी बेंच ने सियासी कायदीन को आज तलब किया था। आज समाअत के आगाज में दरखास्त गुजार सरदार काशिफ के वकील शाखावर ने कहा कि उम्मीद है तमाम सियासी जमातें एक नुक्ते पर मुत्तफिक हो जाएंगी, एक ही रोज इंतखाबात से सब मसाइल हल हो जाएंगे। चीफ जस्टिस का कहना था कि हम अदालत के जरिए अहकाम जारी करेंगे तो पेचीदगियां बनती हैं, सियासी जमातें अफवाह तफहीम से मामला तय करती हैं तो बरकत होती है। आज रमजान की 29वीं रात है, आज अपना नेक काम शुरू कर रहे हैं। सियासी कायदीन के तशरीफ लाने पर मशकूर हैं। सफ़े अव्वल की क़यादत का अदालत आना एजाज़ है। कौम में इस्तराब है, क़यादत मसला हल करे तो सुकून हो जाएगा। वज़ारत दिफा ने भी उम्दा ब्रीफिंग दी। अटॉर्नी जनरल को एक साथ इंतखाबात के मामले पर दलाइल देना थे, लेकिन वो सियासत की नज़र हो गए। अखबार में साबिक सदर आसिफ अली जरदारी का बयान पढ़ा। आसिफ जरदारी के मशकूर हैं, उन्होंने हमारी तजवीज़ से इत्तफाक किया। बड़ी बात यह है कि नून लीग ने भी तजवीज़ से इत्तफाक किया है। फारूक इचनाई का कहना था कि हुकूमती जमातों का पहले भी यही मौक़िफ़ था कि एक साथ इंतखाबात होने चाहिए। 90 रोज़ का वक्त पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में एक्सपायर हो चुका। हुकूमती जमातें एक ही दिन इंतखाबात के मामले पर मुशावरत कर रही हैं। बिलावल भुट्टो जरदारी ने मौलाना फजलुर रहमान से मुलाकात भी की। आसिफ जरदारी भी इत्तेहादियों से मुशावरत कर रहे हैं। ईद उल फितर के फौरी बाद इत्तेहादियों समेत पीटीआई से सियासी डायलॉग करेंगे ताकि हिजानी कैफियत का खात्मा हो। हमारी कोशिश होगी कि इस डायलॉग से सियासी इत्तफाक राय पैदा हो। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा ख्वाजा साद रफीक का कहना था कि बहुत मुश्किल माहौल है, मगर पाकिस्तान की आवाम की तकदीर का मसला है। हम यकीन रखते हैं मुकाबले की बजाय मुकालमा करना चाहिए। हमारी जमात एक रोज़ इंतखाबात और डायलॉग के लिए तैयार है। हमने ईद के बाद अपने रहनुमाओं का इजलास बुलाया है। ऑपोजिशन के साथ बैठकर इंतखाबात का हल निकालने के लिए तैयार हैं। साद रफीक का कहना था कि हम अदालत को अब डिबेट क्लब नहीं बनाना चाहते हैं। सियासतदानों की दोस्तियां हैं, जब वो मिल बैठेंगे तो सवाल जवाब करेंगे। आईनी मुद्दत से एक दिन भी ज्यादा इक़्तिदार में रहने के तलबगार नहीं हैं। पीपल्स पार्टी के रहनुमा कमर जमान कायरा का कहना था कि मुल्क में तलखी बहुत बड़ी है। हमारी जमात ने सबसे पहले इत्तेहादी जमातों से मुशावरत का आगाज किया। हमें यकीन है सियासी कुव्वतें बैठकर सब तलखियां खत्म करेंगी। सुप्रीम कोर्ट के शुक्रगुजार हैं जिन्होंने मुज़ाकरात की तजवीज़ दी। पीपल्स पार्टी ने हमेशा मुल्क की सलामती के लिए बात की है। कमर जमान कायरा का कहना था कि तलखी की बातें अदालत में नहीं होनी चाहिए। अपने पार्लियामान के फोरम पर सियासी तकरीरें करेंगे। आइन के खिलाफ कोई काम नहीं होने देंगे। इंतखाबात को तूल देने की कोई बात नहीं है। अदालत को यकीन दहानी कराते हैं कि आईनी मुद्दत से ऊपर वक्त ज़ाया नहीं करेंगे। मुस्लिम लीग काफ के रहनुमा तारिक बशीर चीबा का कहना था कि मुझे चौधरी शुजात ने आज अदालत पेश होने की हिदायत की। हम तो पहले दिन से कह रहे हैं कि एक ही दिन में इलेक्शन हो, हर सूरत एक दिन इंतखाबात को सपोर्ट करेंगे। चीफ जस्टिस साहब, आपने सही फरमाया, सियासी लोग खुद मामला हल करें। एमकेएम के रहनुमा साबिर कायम खानी का कहना था कि हमारी जमात ने हमेशा सुप्रीम कोर्ट के फैसलों का एहतराम किया है। अदालत के साथ खड़े हैं, जो सब मिलकर फैसला करेंगे कबूल होगा। ईद के बाद उम्मीद है सब मसाइल का हल निकल आएगा। एक साथ इंतखाबात और सियासी जमातों के डायलॉग के हामी हैं। बलोचिस्तान अवामी पार्टी के रहनुमा सरदार तरीन का कहना था कि सियासी डायलॉग होना चाहिए। एक ही दिन इंतखाबात से सिक्योरिटी समेत सब मसाइल हल हो जाएंगे। इंतखाबात एक दिन होना जरूरी है, वरना बलोचिस्तान छोटे सूबे के तौर पर मुतासिर होगा। तहरीक इंसाफ के रहनुमा शाहबूद कुरैशी का कहना था कि पीटीआई की एक सियासी राय है और एक कानूनी राय में आइन के तहत 90 रोज़ में इंतखाबात लाजिम है। तहरीक इंसाफ से इंतखाबात चाहती है। मेरी जमात इंतखाबात के लिए तैयार है। सियासी मामलात को आगे बढ़ाने के लिए साथ देंगे। पीडीएम ने कहा था कि पंजाब असम्बली तोड़े, हम कौमी असम्बली तोड़ देंगे। पीडीएम के कहने पर सूबाई असम्बलियां तहलील की। पीडीएम ने इंतखाबात कराने का वादा किया था। शाह महमूद कुरैशी का कहना था कि हम तलखी की बजाय आगे बढ़ने के लिए आए। सियासी कुव्वतों को मिलकर मुल्क को दलदल से निकालना है। मुज़ाकरात तो कई बरस चल सकते हैं, जैसे कश्मीर का मसला। हमें खदशा है हुकूमत इंतखाबात को तूल देना चाहती है। हमें डर है कि मुज़ाकरात तूल पकड़ेंगे। उनका कहना था कि सुप्रीम कोर्ट की 14 मई के फैसले को कौम ने कबूल किया है। हुकूमत हमें प्रपोजल देखेंगे और नेक नियति से रास्ता निकालेंगे। मुनासिब तजावीज़ दी गई तो रास्ता निकालेंगे। इंतशार चाहते हैं और ना ही आइन का इनकार। अवामी मुस्लिम लीग के सरबराह शेख रशीद का कहना था कि मैं सबसे पुराना सियासी वर्कर हूँ। सारी कौम सुप्रीम कोर्ट की तरफ देख रही है। अदालत का फैसला पूरी कौम का फैसला होगा। ये ना हो कि मुज़ाकरात में छोटी और बड़ी ईद इकट्ठी हो जाए। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक का कहना था कि मैं कौम की जानिब से अदालत का मशकूर हूँ। अल्लाह का हुक्म है इज्तिमाई मामलात में मुज़ाकरात करो। अल्लाह का हुक्म है यकसुई हो जाए तो अल्लाह पर एतमाद करो। मुज़ाकरात करना ऑप्शन नहीं, अल्लाह का हुक्म है। इंतखाबात सिर्फ 2 जमातों नहीं, पूरी कौम का मसला है। इलेक्शन सिर्फ एक लीडर या जमात के कहने पर नहीं होने चाहिए। पूरी कौम के मफाद को देखते हुए इंतखाबात का फैसला होना चाहिए। अपना घर खुद सियासतदानों को ठीक करना है। नेल्सन मैंडेला के साथ 30 साल लड़ाई के बाद मुज़ाकरात किए गए। पाकिस्तान जमहूरी जद्दोजहद के नतीजे में बना, किसी जनरल ने नहीं बनाया। आमरीत ना होती तो मुल्क ना डूबता। हम ना पीटीआई के साथ हैं ना पीडीएम के साथ हैं। मैंने वजीर आज़म और इमरान खान से मुलाकात की।
मसाइल का हल सिर्फ इलेक्शन है और कोई रास्ता नहीं है। इमरान खान को कहा है कि नहीं चाहता कि मुल्क में 10 साल मार्शल लॉ लगे। इमरान खान ने कहा कि मेरी उम्र इससे ज्यादा नहीं है, मैं भी यही नहीं चाहता। किसी की जाती ख्वाहिश पर इलेक्शंस नहीं हो सकते। 90 रोज से इलेक्शन 105 दिन पर आ गए। अगर 105 दिन हो सकते हैं तो 205 दिन भी हो सकते हैं। ईद उल अजहा के बाद मुनासिब तारीख पर इंतखाबात कराए जाएं। अमीरी जमात इस्लामी का कहना था कि अदलिया, अफवाज और इलेक्शन कमीशन को सियासत से दूर होना चाहिए। अगर 105 रोज जायज है तो 205 रोज भी हो सकते हैं। अदालत ने सियासी फरीकैन को मामलात को हल करने के लिए कुछ वक्त दिया, जिसके बाद समात में वक्फा आया और 4 बजे समात को रिज्यूम होना था। लेकिन अटॉर्नी जनरल की तरफ से बताया गया कि बहुत सारे जो सियासी कायदीन हैं वो ईद की वजह से छुट्टियों पर चले गए हैं, अपने घरों को चले गए हैं, इसलिए अवेलेबिलिटी का प्रॉब्लम है। जिसके बाद आज की समात का तहरीरी हुक्मनामा जारी कर दिया गया है और आज की समात के तहरीरी हुक्मनामे के मुताबिक ये बताया गया है कि अटॉर्नी जनरल की तरफ से मामलात में ये अदालत को आगाह किया गया कि 26 तारीख को तमाम पॉलिटिकल स्टेक होल्डर्स को बैठना है, मुशावरत होनी है। यानी ईद के बाद 26 तारीख को तमाम सियासी क़यादत बैठेगी और 27 तारीख को अदालत ने कहा है कि आप ये रिपोर्ट कोर्ट में पेश करें। यानी 27 को अटॉर्नी जनरल को रिपोर्ट पेश करनी है, जिसके बाद कोर्ट इस मामले को टेकअप करेगी। तब तक के लिए अब समात मुलतवी हो गई है। इसी दौरान बिलावल भुट्टो की प्रेस कॉन्फ्रेंस है, लेकिन उससे पहले मौलाना फजलुर रहमान ने एक अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। वो क्या कह रहे थे, वो सियासत खासतौर पर अदालत की पंचायत बनने के मामले पर जरा उसकी एक झलक आपके सामने रखता है। मैं बराह रास्त आपसे कहना चाहता हूं कि आप इंतहाई मुअज़्ज़ज़ कुर्सी पर बैठकर हमारी तौहीन कर रहे हैं। हम भी पाकिस्तान के मुअज़्ज़ज़ शहरी हैं। एक शख्स की खुशनुदी के लिए, उसको प्रोटेक्ट करने के लिए, उसको तहफ़्फ़ुज़ देने के लिए आप पूरी कौम को जलील कर रहे हैं। वज़ारत दिफा की दरख्वास्त को मुस्तरद कर रहे हैं और एक ऐसा शहरी कि जिसका एक पता इस्लामाबाद का है और दूसरा पता एबटाबाद का है, उसको पंजाब की इलेक्शन से क्या दिलचस्पी है, उसको कोई फायदा नुकसान से वाबस्ता नहीं है, उसकी दरखास्त पर आप कार्रवाइयाँ कर रहे हैं। तो ये सारी चीजें हमें मद्देनजर रखनी चाहिए और हम न इमरान खान को इसका अहल समझते हैं कि उनके साथ बातचीत हो जाए, हम उनको नाअहल समझते हैं उनके जराइम की बुनियाद पर। कोर्ट पहले उसकी बुनियाद पर फैसला दे कि ये शख्स जो है ये फला फला जराइम में मुलव्वस है और उसकी बुनियाद पर वो नाअहल है, जिसको हम मुल्क की सियासत के दायरे से निकालना चाहते हैं। आज सुप्रीम कोर्ट उसको सियासत का महवर बनाने की कोशिश कर रही है, ये नहीं चलेगा। आज बिलावल भुट्टो ने भी अदालती समात के बाद गुफ्तगू करते हुए कहा कि किसी का बाजू मरोड़ कर इंतखाबात नहीं कराए जा सकते। 90 रोज में इंतखाबात हमने नहीं कि अब किसी और ने नहीं कराने, हमने कराया। तहरीक इंसाफ के दौर में भी बल्दियाती इंतखाबात नहीं करवाए गए थे। बिलावल भुट्टो इस बारे में क्या कह रहे थे, जरा वो भी आपके सामने रखता है। अगर जबरदस्ती किसी एक सूबे में, खास तौर में सूबा पंजाब में इलेक्शंस पहले करवाया जाए चंद अनासिर की जिद की वजह से, ये सिर्फ आज का सवाल नहीं है, ये हमेशा के लिए पाकिस्तान की सियासत और पाकिस्तान के वफाक पे एक असर रहेगा। और एक सूबा का डोमिनेंस, अक्सरियत तो अपनी जगह, लेकिन अगर वो सूबा का इलेक्शंस पहले हो जाते हैं तो उनके रिजल्ट्स जो है वो हमेशा के लिए पख्तूनख्वा, सिंध और बलूचिस्तान पे असर करेगा। और ना सिर्फ ये हमारा खर्चा है, मगर मुल्क के तकरीबन तमाम सियासी जमातों के ये खर्चा है कि ये बैक डोर से एक साजिश किया जा रहा है। इस सारे मामले पर वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का मौक़िफ़ भी आपको दिखाता हूँ। आइन को अदलिया इंटरप्रेट कर सकती है, उसका इख्तियार है। अदलिया आइन को रीराइट नहीं कर सकती। आइन पार्लिमान से, उसकी गोद से उसने जन्म लिया है। आज फिर ये वक्त है कि आइन की पासदारी के लिए, आइन के एहतराम के लिए तमाम इदारे और पूरी कौम को यकसू होना पड़ेगा कि हम इंशाअल्लाह अपने सियासी असासे को, रियासत को बचाने के लिए कुर्बान करने में कतन एक लम्हे के लिए भी हम नहीं हिचकिचाएंगे। इसी पर बात करेंगे। इस वक्त पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा निहाल हाशमी साहब ने में ज्वाइन किया है। अस्सलाम वालेकुम निहाल साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। सबसे पहले तो बड़ा सादा सा सवाल है, अदालत की तरफ से तमाम सियासी फरीकैन को बुलाया गया, बड़ा खुशाइंद अमर था, अदालत ने भी अप्रिशिएट किया, सियासी फरीकैन ने भी अदालती इकदामात को सराहा। लेकिन क्या हुआ कि एकदम से मौलाना फजलुर रहमान की प्रेस कॉन्फ्रेंस आई, बिलावल साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और कहा कि अदालत को पंचायत नहीं बनने देंगे। तो क्या ये पेशरफ नहीं हो सकी मुज़ाकरात में? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ये अदालतों का काम नहीं है। अगर 90 दिन के अंदर ही इलेक्शन कराना है तो 90 दिन तो पंचायत नहीं कहता है। 90 दिन माने 90 दिन, 90 दिन माने 12 अप्रैल। 90 ये अदालत का काम नहीं, अदालत का काम होता है फैसला करना। ये गुंजाइश पैदा कर रहे हैं इमरान खान के लिए कि अंडर एनी सर्कमस्टांसेस इमरान खान से हम बात करने को तैयार हो जाएं। इमरान खान को जो है गवर्नमेंट और जो मुखालिफ जमातें हैं वो एनआरओ दे दें, ताकि इमरान खान को अगर एनआरओ मिल जाता है तो उसके ऊपर जो
तलवार ले सक रही है, मुल्क की मईशत को लूटा है, इस मुल्क का इस्तेसाल किया है, जो घड़ियों का खेल है, जो उसके किरदार के ऊपर केसेस आए हुए हैं, ये बहुत सारे ऐसे केसेस जो फॉरेन फंडिंग है, उससे ये बच जाए ताकि एक डायलॉग शुरू हो जाए। नहीं, लेकिन निहाल साहब, अदालत की प्रेमिसेस में आज कोर्ट के सामने जब सियासी फरीकैन गए हैं तो उन्होंने तो खैर मकदम किया कोर्ट के भी इस फैसले का कि गुंजाइश पैदा की जानी चाहिए, और फिर वो वक्त दिया गया और उस वक्त पर यह कहा कि हम मुज़ाकरात की कोशिश करते हैं, हम बातचीत का वक्त दिया जाए। तो फिर क्या हुआ कि अब अचानक से स्टांस तब्दील हो गया कि यह अदालत का काम नहीं है और इमरान खान के साथ नहीं बैठेंगे? मैंने शायद आपको चंद दिन पहले बताया था कि सारे फैसले जो है हम सब मिलकर करते हैं, मगर पाकिस्तान इस खित्ते में जो सबसे ज़रीक सियासतदान है उसका नाम है मोहम्मद नवाज शरीफ। मोमिन एक सुराख से बार बार नहीं डसा जाता, ये मोहम्मद नवाज शरीफ को पता है, इसलिए वो एज ए मोमिन वो समझ गए कि जो एलिवेशन के वक्त में इन बेंचों ने हमारे साथ किया, जब नए एलिवेशन आउट ऑफ टर्न आउट ऑफ मेरिट लेके गए, तो जो किरदार अदा किया, और हमें अंदाजा है कि क्या कुछ करना चाहते हैं, लाडले को कैसे खिलाना चाहते हैं। तो मेरा अपना ख्याल है, जाती ख्याल है, क्या करना चाहते हैं? देखिए जी, मोमिन एक सुराख से बार बार नहीं डसा जा सकता। चाहते हैं कि मेरे दौर में इलेक्शन हो जाए ताकि मैं साकिब निसार का भी रिकॉर्ड तोड़ दूं, ARTS बैठालने का कोई मौका ना छोड़ूं, और बिल्कुल अपने शहजादों को वज़ारत उस्मा के मनसब पे बैठाल के जाऊं, वरना कोई सगा बाप भी इतना आगे नहीं जाता है। ये बड़ा संगीन नौयत का इल्जाम है जो आप सिटिंग चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान पर लगा रहे हैं। किसी का नाम ही नहीं ले रहा हूं, मैं तो कह रहा हूं साकिब निसार भी इतना आगे नहीं जा गए, जिस तरह से RTS को इतना प्यार, इतना लाड, इतनी बदनामी सहने के बाद, और ये पता है कि साल के अंदर अंदर जिस अंदाज में लोग आज साकिब निसार, गुलजार या अजमत सईद शेख या दूसरे जजों को याद करें, इरशाद हसन खान, उनसे मुख्तलिफ तो लोग याद नहीं करेंगे। तो जब अदालत से बाहर आए हैं, पॉलिटिकल स्टेक होल्डर्स ने आपस में बातचीत की, तो क्या हुआ? नवाज शरीफ साहब की तरफ से कोई रेड सिग्नल आ गया, कोई ग्रीन से गो एड नहीं मिला उनकी तरफ से? मोस्ट प्रॉब्ली ऐसे हुआ है कि रेड सिग्नल आ गया है, क्योंकि मैं ये समझता हूँ कि किसी और इदारे का काम नहीं है कि पार्लिमानी मामलात में मुदाखलत करे। मैं ज़ाती तौर पे समझता हूँ हमने बहुत गुंजाइश दे दी, ये पार्लियामेंटेरियन को बहुत पहले रद्द कर देना चाहिए था। हमें जेल जाना, हम चले जाने को तैयार हैं, हमें कभी जिंदगी भर इख्तिदार नहीं मिला, हमें कोई इतराज़ नहीं, हमें हमेशा जेल में रखे। हमें नाउज़ुबिल्लाह, जिस दिन, ये अल्लाह तो नहीं है ना, जिस दिन हमारी मौत आनी होगी, वो जेल में हो, घर में हो, रेल में हो, जहाज में हो, तो आनी है। नहीं निहाल साहब, लेकिन किरदार का डीटर, आपने कहा कि अदालतों का काम फैसले देना है, तो अदालत ने तो फैसला दे दिया है कि इंतखाबात 14 मई को होंगे। उसी अदालत के लोगों ने कह दिया ये फैसले जो है गैर आईनी, गैर कानूनी। उसी अदालत के बेंच ने, मेंबर बरादरान ने कह दिया कि इनको मजाज नहीं है 184(3) में इस तरह के ऑर्डर पास करने का और बेंच बनाने। नहीं, 184(3) के ऊपर जो कानून साजी की, अगर उसके ऊपर ना रोका जाता 20 तारीख आज, तो वो कानून बन चुका होता, लेकिन वो कानून भी आप एक्सरसाइज नहीं कर सकते ना। 184(3) की जुरिस्डिक्शन कानून तो बन चुका है, हम उसके ऊपर एक नया कानून लेके आएंगे, उसके ऊपर हम लेके आएंगे, कानून बन चुका है, सुप्रीम है, पार्लियामेंट। देखिए, मैं फिर आपको एक बात बता रहा हूँ कि जो बातें कर चुके हैं पाकिस्तान की तबाही में, जस्टिस मुनीर से शुरू होते हैं। इन लोगों को सबक क्यों नहीं लेते हैं लोग? जस्टिस मुनीर ने बुनियाद रखा था बांग्लादेश का, और जस्टिस इरशाद हसन खान ने जो कहा था 3 साल तक हुकूमत करें परवेज मुशर्रफ, और आइन में अमेंडमेंट कर ले, जैसे दिल चाहे आप कर लें। और जो जवाद आसिफ शहीद खोसा ने ब्लैक डिक्शनरी लाया, भाई आप इतने नाहल थे, निकम्मे थे कि आपको ब्लैक डिक्शनरी की जरूरत थी कि एक आदमी को आपने नाहल करना, लाइफ टाइम नाहल करना है। आपने नवाज शरीफ को नहीं किया नाहल, आपने पाकिस्तान की इकोनॉमी को किया, पाक चाइना रिलेशन। आपकी गुफ्तगू से तो मुझे ऐसे लग रहा है कि सारा मामला नवाज शरीफ पे आके रुका हुआ है, कि नवाज शरीफ साहब बाहर हैं, उनको अभी क्लीन चिट नहीं मिल रही, वापस नहीं आ रहे हैं, अदालतों में केसेस लगे हुए हैं, ये सारा मामला इससे है। आपको मालूम है ना तारिक, आप भी और हम भी मुसलमान हैं, अल्लाह ताला कहता है एक इंसान का कत्ल पूरी इंसानियत का कत्ल, एक इंसान की हुर्मत काबे की हुर्मत से ज्यादा है। नहीं, खुदा ना खास्ता किसका कत्ल हुआ है? नहीं, एक बता रहा हूँ, एक मोहम्मद नवाज शरीफ को अगर उसकी सियासी कत्ल की गई तो क्या अदालतों का ये फर्ज नहीं था, जब उनको पता चल गया, जर्नल्स ने भी कह दिए, जजों ने भी कह लिए, जर्नलिस्टों ने भी कह दिया कि बेकसूर था, जजमेंट ने भी कह दिया बेकसूर था, इनको नहीं माफी मांगनी? कोई पिटीशन ले आए ना आप कोर्ट में? पिटीशन भी तो नहीं अभी तक कोई नहीं लेते। 184(3) इस पे क्यों नहीं लग सकता? नहीं, 184(3) पे तो राइट टू अपील ही नहीं है। मैं तो कह रहा हूं कि जिस केस के अंदर उनको कन्विक्शन हुई है उस पे जाइए, अदालत से रुख करें। जनाब, उसमें एक मामला पेंडिंग है जो सुप्रीम कोर्ट और पाकिस्तान बार काउंसिल ने जमा किया हुआ है। एहसन भून साहब के एक एप्लीकेशन है, उसको वो
रोस्टर पे आने नहीं दिया। इसीलिए तो ये पिटीशन हम लेके आए थे, ये कानून लेके आए कि वन मैन शो, एक आमरीत हर जगह होती है सर, कहीं घरों पे होती है, कहीं इदारों तो में होते फिर हैं। तो आप ये कह रहे हैं ना कि ये कानून भी पर्सन स्पेसिफिक था, यानी अब एट दिस पॉइंट इन टाइम वक्त बड़ा इंपॉर्टेंट है ना, ये कानून बनाने के पीछे भी फिर बदनीयती थी जो साबित हो रही है, अदालत कहती। तारिक भाई, उसमें मैं भी था, दानियाल भी था। आप बताएं, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट को आज जरा प्लीज पढ़िएगा। दुनिया में बेशतर जगह से कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट खत्म हो गया। ये नौजुबिल्ला, ये फिरौन से भी ज्यादा ताकतवर बनना चाहते हैं बाज लोग। तो इसमें भी तरमीम कर ले आप, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट के कानून में भी करेंगे हम, ठीक करेंगे इंशाल्लाह। कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट होता है, कंटेम्प्ट ऑफ फर्द नहीं होता है, कंटेम्प्ट ऑफ जज नहीं होता उसमें, वरना लिखा होता है कंटेम्प्ट ऑफ जज एंड कोर्ट। निहाल साहब देखे ना, आज सेनेटर सिराजुल हक ने मशवरा दिया, उन्होंने कहा कि अगर 105 रोज है तो 205 भी हो सकते हैं, आप ईद उल अजहा के बाद इलेक्शंस करा लें, ये मशवरा है। तो ये मशवरा भी आपको काबिल कबूल नहीं? काश सेनेटर सिराजुल हक वो किसी के कहने पे वो पिटीशन ना फाइल किया होता है पनामा केस में। ये आप सिराजुल हक साहब से भी यानी नजरियाती इख्तलाफ है आपका, इसलिए आप उनकी इस तजवीज को भी नहीं मानेंगे? नजरियाती इख्तलाफ वाली बात नहीं होती है भाई, बात सारी है जब ये अब मैं इस बात पे लंबा नहीं करना चाहता हूँ। देखिए, हमारा मसला है, हम इसको हल करेंगे, पार्लियामेंट का मसला है। सिराज साहब इज वेरी मच वेलकम टू सीट इन द पार्लियामेंट एंड रिजॉल्व दिस मैटर। अगस्त में अगर इलेक्शंस हो जाएं तो क्या अमर माने? हम अक्टूबर से पहले नहीं कराएंगे। तो फिर प्रॉब्लम तो आपका भी यही है ना कि सितंबर के अंदर किसी की रिटायरमेंट हो रही है। इसलिए नहीं करवा रहे भाईजान, हम इसलिए नहीं करवा रहे कि अगस्त के अंदर पार्लियामेंट अपना टेन्योर पूरा करती है। कुछ लोगों की ख्वाहिश है कि उनके दौर में इलेक्शन हो, वो तो नहीं होगा भाईजान। यानी असल प्रॉब्लम तो निहाल साहब अगर फिर देखें तो वो सितंबर का ही है ना? जी जी, क्यों नहीं है? आपका काम है इलेक्शन कराना, आपका काम इलेक्शन कराना नहीं है तो आप इलेक्शन ना कराएं, घर जाए। और पंजाब के जो इलेक्शन है जिसके लिए तारीख दी हुई है उसमें तो पार्लियामान की मदद नहीं खत्म हो रही ना। 224 के तहत आप क्यों इलेक्शन करवाना चाहते हैं? क्यों अपने टेन्योर में करवाना चाहते हैं? क्यों आप दोबारा साथ के निसार बनना चाहते हैं? प्लीज बताएं ना, कौम को बताएं। हम 224(1) के तहत करेंगे और इंशाल्लाह करेंगे। हम आइन कानून के खिलाफ नहीं, हम तो चाहते थे 90 दिन के अंदर इलेक्शन हो जाए, मगर ये जो उड़ता, अब क्या मैं कहूँ, मेरे मुंह में अभी। तारिक भाई, बात यह है कि हम तो चाहते थे 90 दिन में, जो पंजाब हुकूमत ने एक पंजाब के लाहौर हाई कोर्ट जब गए थे तो उसका ऑटोमेटिकली आ जाता कि आप 90 दिन के अंदर इलेक्शन करा दें। ये अभी वहां पे एक मैटर सब जुडिस और आप लेके उसको 100 मोटा, और वो भी टेढ़े तरीके से, और उससे पहले 63A को रीराइट करके सारे बहरान को कायम किया गया। इन लोगों को क्या हक है बैठने का? बहुत बहुत शुक्रिया निहाल हाशमी साहब, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के रहनुमा हमारे साथ मौजूद थे। अभी एक ब्रेक लेंगे और ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कैंप में टिकटों का जो फड्डा है, प्रॉब्लम है, वो अब बड़ी शदीद लड़ाई की शक्ल इख्तियार कर गया है और किस किस को क्या शिकवा है और टिकटों की तकसीम जो है किस तरह से हो रही है, बात करेंगे इस ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहिए। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने पंजाब असम्बली की 297 जनरल नशस्तों के लिए उम्मीदवारों को टिकट जारी कर दिए हैं। ये टिकट कैसे जारी हुए हैं और इनके मेरिट क्या थे, वो सवालात है जो पीटीआई के नजरियाती कारकुन आज भी पूछते दिखाई दे रहे हैं। गुज़श्ता रोज पीटीआई के मरकजी रहनुमा फवाद चौधरी ने ट्विटर पर जारी बयान में कहा कि पंजाब असम्बली की तमाम 297 नशस्तों पर टिकट जारी हो गए। पंजाब के चारों रीजन्स में जो अपील कमेटी है वो भी कॉन्स्टिट्यूट हो गई और उन्होंने कहा कि टिकट पर नजरसानी के लिए अपील दायर की जा सकती है। तमाम अपीलों पर हतमी फैसला इमरान खान खुद करेंगे। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा तलाल चौधरी ने फवाद चौधरी के ट्वीट के रद्देमल में कहा कि फवाद साहब कितना माल इकट्ठा किया वो भी बता दें, मुलाकात में 1 करोड़ रुपए और टिकट कितने में बेचा। उन्होंने कहा कि जिन्हें टिकट नहीं दिया उन बेचारों के पैसे वापस कर दें। घड़ी इसी तरह से पार्टी टिकट बेचनी है तो इमरान खान अच्छे सेल्समैन है। पीटीआई में इस बार भी नजरियाती कारकुन को शिकस्त फाश का सामना करना पड़ता है। वो इलेक्शंस में हारने की बजाय अपनी टीम के कप्तान की हवस के सामने ढेर हो चुके हैं, क्योंकि इस बार भी तहरीक इंसाफ में टिकटों की तकसीम मेरिट पर होने की बजाय जाती पसंद नापसंद। एक वो भाई ना ऑडियो हमने आपके साथ शेयर की थी जिसमें पीपी 114 के जो उम्मीदवार हैं वो टिकट के मुतालबा कर रहे थे और उसमें एजाज चौधरी साहब ये कह रहे थे कि इमरान खान से अगर मुलाकात करनी है तो आपको कम से कम 1 करोड़ रुपया फंड में जमा कराना होगा। खैर, जब हमने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोगों से रब्ता किया तो उन्होंने इसकी तरदीद की, लेकिन कल हमारे ज़राए के मुताबिक एक इजलास हुआ है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के नाराज़ कारकुनान का और वो ये कह रहे हैं कि हमने पार्टी के लिए कुर्बानियाँ दी है, हमारी सेक्रीफाइसेस, हमने डंडे खाए हैं। 25 मई के जो प्रोटेस्ट है उसमें भी कैदोबंद की सोबतें बर्दाश्त की हैं, लेकिन पार्टी कारकुनान को, नजरियाती लोगों को नज़रअंदाज करके पैसे देने वालों को टिकट्स दे देना,
ये बड़ा अलार्मिंग है। और इसके ऊपर जो हमारे ज़राए वो ये बता रहे हैं कि आने वाले दिनों में कोई फॉरवर्ड ब्लॉक भी बन सकता है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अपने लोग ही तबले जंग बजा सकते हैं। इस वक्त तहरीक इंसाफ के बानी रहनुमा अकबर इस बाबर साहब हमारे साथ मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम अकबर साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। आपको इसलिए ज़हमत दी है कि आप बानियान में से हैं तहरीक इंसाफ के, आप तहरीक इंसाफ के मिशन को, विजन को आपसे बेहतर कोई नहीं समझता है। क्या इसीलिए तहरीक इंसाफ बनाई गई थी कि यहाँ पर जो पैसे वाले लोग हैं, जिनके पास पैसे हैं, जो अच्छा तगड़ा स्ट्रॉन्ग फंड दे सकते हैं, उन्हीं को सामने लाया जाए और उन्हीं की जो है वो पोजीशन या वैल्यू जमात के अंदर होगी, वही अपनी वैल्यू बना सकते हैं? या ये नजरियाती कारकुनान के लिए, यंगस्टर्स के लिए, यूथ की पार्टी भी थी? बहुत बड़े मकसद के लिए बनी थी। और लेकिन देखिए, उस जैसा शख्स जो 2011 में जब इमरान खान से उलझा तो इन्हीं बुनियादों को उलझा ना कि जब मेरे सामने पार्टी की करप्शन है, जब मेरे सामने रियल एस्टेट की स्कीम है जिसमें इमरान खान, डॉक्टर आरिफ अलवी, जिसमें असद कैसर, जिसमें उमर सीमा और स्कीम बनाई किसने थी, पार्टी के अपने लोगों ने बनाई थी, तो जिसको मैंने चैलेंज किया। तो उस वक्त मेरी एक ईमेल है जो मैंने इमरान खान को कही थी और जो रिकॉर्ड का हिस्सा है, दातों के रिकॉर्ड का भी हिस्सा है, जिसमें मैंने कहा था कि मैंने कहा इमरान, अगर आपने इफ यू डोंट पुट दिस हाउस इन ऑर्डर, PTI tickets will be sold to the highest bidder, quote unquote। ये मेरे अल्फाज थे कि उस रिकॉर्ड का हिस्सा है कि पार्टी की जो टिकट है कि ऑप्शन होगी जिसका OLX.com होता है। अब ये जो आपके सामने एक हकीकत आई है कि पार्टी के पैसे लग रहे हैं, जो शख्स जो पार्टी के टिकट के लिए 5-10 करोड़ रुपए लगाता है, फिर 10-15 करोड़ रुपए अपने इलेक्शन के लिए लगाता है, तो ये तो धंधा हुआ ना। उससे 10 करोड़ रुपए ले जाए, वो 100 करोड़ कमाएगा। और जो 10 करोड़ उससे लेता है वो उसका जवाब दे, उससे कितना सवाल पूछेगा कि आप ये करप्शन क्यों कर रहे हैं। यही वो बातें हैं, ये फिर पॉलिटिक्स एक माफिया के तौर पर चलती है। ये माफिया पॉलिटिक्स है। हमने तो ये बनाई इस बात से थी, हमने ये कहा था कि पार्टी का अपना एक फंड होगा, वो फंड है वो कैंडिडेट कैंपेन को फंड करेगा जो अफोर्ड नहीं कर सकते, जो प्रोफेशनल है, इंजीनियर्स हैं, डॉक्टर्स हैं और जो लॉयर्स हैं, जो काबिल लोग हैं लेकिन जिनकी इतनी पसली नहीं है, तो उसको पार्टी फंड करेगी। लेकिन हम कैंडिडेट पे चॉइस मेरिट पे करेंगे। जब आपने मेरिट पैसा बना दिया तो बात खत्म हो गई। आपकी सियासत मेरिट पैसा बना दिया तो बात खत्म हो गई। अकबर साहब, ये बात आपकी बिल्कुल दुरुस्त है, सियासत हो गई, बिल्कुल दुरुस्त है। इस माफिया का हिस्सा बन गए प्रिंसिपली तो फिर भी आप भी वहीं पे खड़े हुए हैं जिनके खिलाफ आप बात करते हैं, स्टेटस को चैलेंज करने की बात करते हैं, आप भी उसी इशराफिया का हिस्सा है। बिल्कुल ये बात आप दुरुस्त फरमा रहे हैं, लेकिन बात ये है कि कम से कम बैरूनी फंडिंग या ममनुआ फंडिंग, गैर मुल्की फंडिंग तो नहीं है। देखिए, बुराई जो है उसकी बहुत सारी किस्में होती हैं। एक गैर मुल्की फंडिंग है जो किसी बड़े मकसद के लिए किसी सियासी जमात को दी जाती है, वो साबित हो चुकी है। और PTI की जो सियासत रही है पिछले चंद सालों में, मेरे नज़दीक वो मुल्क दुश्मनी है। उससे मुल्क को नुकसान हुआ है, फ़ायदा नहीं हुआ और आइंदा भी फ़ायदा नहीं होगा जिस सियासत पे ये चल रहे हैं। और जो रविश इन्होंने इख्तियार की है उस पर भी आपके प्रोग्राम में बात करेंगे। लेकिन दूसरी तरफ ये जो पैसा है, ये आप ये समझिए कि ये हॉट मनी है। ये कहते हैं पार्टी मुझे ये दिखा दे कि ये पैसा पार्टी के अकाउंट में गया है। अगर ये पैसा पार्टी के अकाउंट में भी गया फिर भी मैं मान लूँगा कि पार्टी को डोनेशन हो रही है। मैं शर्तिया कहता हूँ कि ये तिजोरियों में गया है, इसका पार्टी अकाउंट से कोई ताल्लुक नहीं है। आप पार्टी पिछले 2-3 महीने के निकालें, जो लोग आए हैं डोनेशंस दे के गए कि वो पार्टी के अकाउंट में पैसा गया है, ऐसी बात नहीं है। ये फिर आप पूरा का पूरा निज़ाम, आपके पास एक मेरिट बेस्ड एक बोर्ड होना चाहिए जो मेरिट पे कैंडिडेट्स को सिलेक्ट करे, उनकी जो माली मुश्किलात हैं उसको पूरा करे। आपका मकसद क्या है? आपका मकसद है पाकिस्तान को इन मसाइल से निकालना, सलाहियत लेके आना, काबिलियत लेके आना और ये पैसे की सियासत को दफन करना। ये तो इमरान खान बार बार कहता था जब हम पार्टी बना रहे थे, पब्लिकली भी कहता था। तो आप जब उस मकसद से हट गए हैं और आप सिर्फ इक़्तिदार के लिए लड़ रहे हैं तो आप हर मीन्स इख्तियार करेंगे। आप फॉरेन फंडिंग भी लेंगे, आप मुल्क दुश्मनों से भी पैसा लेंगे, आप करप्ट लोगों से भी पैसा लेंगे, क्योंकि आपके पास तो कोई चेक एंड बैलेंस का सिस्टम नहीं रहा। इसका मतलब है कि जो लोग फिर इक़्तिदार में आएंगे वो वही करेंगे जो 3.5 साल इमरान खान के दौरे इक़्तिदार में हुआ। टाइम मैगज़ीन, फाइनेंशियल टाइम्स, क्योंकि आपने तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के फंड्स की बड़ी छान पटक की है, आपने तो अकाउंट्स में और फिर स्क्रूटनी कमेटी ने सारा मामला देखा है, तो ये कहाँ जा रहे हैं पैसे?
नहीं, इस दौर का तो पैसा मैंने नहीं देखा, लेकिन वो तो आपने जो मुबैना ऑडियो है, कम से कम अब देखिए ना, अब आपने किसी बात का अगर 100 मोटो लेना है, इसका 100 मोटो लें, क्योंकि ये अवाम का जो फंडामेंटल राइट है कि वो एक आज़ादाना तौर पे ऐसे लोगों को सेलेक्ट करें जिससे उनकी ज़िंदगी बेहतर हो। ये उस पर डाका डाला जा रहा है पैसे के ज़रिए, इसका 100 मोटो लेना, बुलाएं उनको कि जी इसकी फॉरेंसिक्स कराएं, इसको चेक करें, उसके बाद कहें हाँ जी बताएं ये पैसा कहाँ है, इससे पहले कितने कैंडिडेट्स हैं, उन्होंने कहाँ से पैसा दिया। इलेक्शन कमीशन को एम्पावर करें। आप इलेक्शन कमीशन को अंडरमाइन कर रहे हैं, आप इलेक्शन कमीशन के हाथ पांव बांध रहे हैं। यही तो मैं कहता हूं कि पाकिस्तान का जो पॉलिटिकल रिफॉर्म एजेंडा है उसमें सबसे पहला काम आपने ये करना है कि इलेक्शन कमीशन के जरिए कवानीन को नाफिज करना है, पार्टी की क्लेंजिंग करनी है, पार्टी को इदारा बनाना है। यानी मुझे ये बताइए कि ये जो सो कॉल्ड जमहूरी पार्टीज हैं, ये अपने अंदर तो जमहूरियत लाती नहीं है, तो ये किसकी जिम्मेदारी है? कवानीन मौजूद है, इलेक्शन कमीशन को अच्छा, अकबर साहब, ममनुआ फंडिंग के ऊपर तो इलेक्शन कमीशन का कानून है, ठीक है, पार्टी नाअहल हो सकती है, पैसे जब्त हो सकते हैं। ये जिस तरह से यहाँ पर टिकट की तकसीम हो रही है और ये फंड इकट्ठा हो रहा है, पार्टी फंड के नाम पर टिकटों की तकसीम हो रही है, इस पे कवानीन क्या कहते हैं, या इलेक्शन कमीशन का कानून क्या कहता है इस पर? ये करप्ट प्रैक्टिसेस में आते हैं। इलेक्शन एक्ट 2017 में करप्ट प्रैक्टिसेस का एक्ट मौजूद है, ये करप्ट प्रैक्टिसेस में आता है। और जो बुनियादी कानून है वो ये कहता है कि जो सियासी जमातें, दे मस्ट बी डेमोक्रेटिक, वो एक जमहूरी जमात होनी चाहिए, वो ट्रांसपेरेंट अपने इलेक्शंस कराएं। मैं तो कहता हूँ कि इनको कवानीन में तब्दीली करके इलेक्शन कमीशन के नीचे ये जो सीधा पार्टीज हैं, टॉप 5 आप कह लें, जिनको वोट ज़्यादा पड़ते हैं, 5% से ज़्यादा वोट पड़ गए लेट्स से, उनकी इलेक्शंस को इलेक्शन कमीशन मॉनिटर करे। देखिए, याद रखिए रेहान, एक बात याद रखिए, आप 10 इलेक्शन करा लें, पाकिस्तान मजीद डूबेगा। ये मेरी बात लिख लें। और आज जो लोग कहते हैं कि इलेक्शन इज़ द ओनली सोल्यूशन, वो इस कौम से झूठ बोल रहे हैं। ये पावर माफिया बन चुका है, एक दूसरे को फैसिलिटेट करते हैं इक़्तिदार के लिए। विदाउट फंडामेंटल रिफॉर्म्स यू विल कंटिन्यू टू सिंक। क्यों? आप कहते हैं कि आइन मुकद्दस है, तो फिर आइन को नाफिज करो ना। जब आप आइन को मुकद्दस कहते हैं और उसको नाफिज नहीं करते, तो एक पावर एक वो बन गया है माफियास, जिसमें मुख्तलिफ इदारों के वो इंटरेस्ट इन्वॉल्व है। वो अपनी मर्जी के इक़्तिदार के लिए आइन को आइन करते हैं। वो बुनियादी हकूक़ के लिए आइन पे क्यों नहीं खड़े होते? वो इलेक्ट्रल रिफॉर्म्स पे क्यों नहीं खड़े होते? वो जब ये लोग मर रहे हैं बेरोजगारी में, लोग मर रहे हैं महंगाई में, लोगों की मईशत तबाह हो गई है, उस पर क्यों नहीं सो मोटो लेते? उस पर क्यों नहीं एक्शन लेते कि ये क्यों हुआ? इमरान खान से क्यों नहीं तलबी करते कि तमाम इंटरनेशनल मैगजीन्स, मैंने आपको बताया ना, फाइनेंशियल टाइम्स, इकोनॉमिस्ट हो गया, टाइम्स हो गया, ये सारे के सारे कह रहे हैं कि इमरान खान के ज़माना इक़्तिदार रिस्पॉन्सिबल है इस माशी तबाही का। क्यों नहीं उसका नोटिस लेते कि आपने क्या किया इस मुल्क के लिए? आपने इसकी मुल्क की मईशत को क्यों नहीं तबाह किया? आज हमारी सियासत में लोगों के रोजगार, लोगों की महंगाई, लोग गुर्बत से मर रहे हैं लिटरली। अभी तो मैंने आज तक जिंदगी में केसेस के फैसले नहीं हो रहे, आप नए नोटिस की और नए केसेस की बात कर रहे हैं। अभी तो बहुत बड़ा प्रॉब्लम ये है कि जी इलेक्शंस कराए फौरी तौर पे। कोर्ट में भी इस वक्त एक इमरजेंसी की सी सिचुएशन है, पार्लियामान और कोर्ट की भी हेड ऑन कोलिजन की सिचुएशन है कि फौरी तौर पर इलेक्शंस होने चाहिए मुल्क के अंदर। लेकिन ये तमाम तर इश्यूज जिनका आप जिक्र कर रहे हैं, अभी तक तो ये बड़ा अंडरमाइन है, इनकी तो डिस्कशन हो ही नहीं रही किसी जगह के ऊपर। आप देखते हैं कि आने वाले दिनों में इसको भी टेकअप किया जाएगा, ये इन मामलात की भी छान पटक होगी। ये देखिए, ये अलमिया है, पाकिस्तान में करप्शन है ना रेहान, पाकिस्तान में करप्शन है, बहुत बड़े पैमाने पे है। आप मीडिया में हैं, आप हर रोज़ एक नया करप्शन का स्कैंडल ब्रेक कर रहे होते हैं लिटरली, या मुख्तलिफ चैनल्स कर रहे होते हैं। हमारे यहाँ करप्शन के जो स्कैंडल्स हैं बस वो मीडिया की हद तक हैं। मीडिया से आगे आप मुझे बताइए कि कितने केसेस साबित हुए हैं। फॉरेन फंडिंग केस इज़ द ओनली केस इन पाकिस्तान हिस्ट्री जो एक मेगा फाइनेंशियल फ्रॉड जो पीटीआई ने किया, जो डॉक्यूमेंट हुए, साबित हुए। कल इलेक्शन कमिश्नर ने कहा है हाँ ये फाइनल फैसला हम कर चुके हैं, सिर्फ वो शो कॉज प्रोसीडिंग्स हो रही हैं जिसमें वो डिले करें, कोई बात नहीं, मैं भी साबिर हूँ, मैंने 8 साल सब्र किया और भी सब्र करूँगा। दी ओनली केस इन पाकिस्तान हिस्ट्री जो प्रूव हुआ, आज तक वो करप्शन का स्कैंडल प्रूव हुए, क्योंकि आपका फोकस ही नहीं है उस तरफ। अकबर साहब, यही तो मैं कह रहा हूं, सलाहियत ही नहीं बनाई, आपके इदारों में सलाहियत नहीं। यहाँ पे जो नजरियाती लोग साइडलाइन हो रहे हैं, पैसे देने वाले आगे आ रहे हैं। अभी तक तो ममनुआ फंडिंग, फॉरेन फंडिंग ही कितने साल तक चलता रहा है, इसको कैसे साबित करेंगे? इस फंडिंग को कैसे साबित करेंगे फिर? देखिए, ये जब तक आपकी सियासत में फंडामेंटल क्वालिटेटिव चेंज नहीं आता,
ये चीज़ें साबित नहीं होंगी। आप इसी रट में फंसे रहेंगे, इसी रैट होल में फंसे रहेंगे और इसी तरह आप डूबते रहेंगे और लोगों के मसाइल हल नहीं होंगे और लोग बर्बादी होते जाएंगे। इसकी सिर्फ एक ही उम्मीद है कि हम इतने नीचे चले जाएं कि उससे ज़्यादा नीचे जाने की शायद जगह ना हो, जहाँ पे अल्टीमेटली कोई लोगों में अवेयरनेस आए, जो पावर ब्रोकर्स हैं उनको समझ आए कि भाई अब सब कुछ डूब रहा है, अब हमने बुनियादी रिफॉर्म्स करने हैं। एक रिफॉर्म आपने पॉलिटिकल पार्टीज़ को रिफॉर्म करना है, दूसरा आपने पाकिस्तान की मईशत को टेक देनी है और उसके लिए आपको टॉप पाकिस्तानी इकोनॉमिस्ट को लाना है, आपने इकोनॉमिक पॉलिसीज़ बनानी है, तीसरा आपने पॉलिटिकल स्टेबिलिटी लानी है। जो इस मुल्क की सियासत से इंतशार करता है, जो इस मुल्क की सियासत में हर रोज़ सड़कों पे खड़ा होता है, उन लोगों को कला कामा करना है। इमरान खान पॉलिटिक्स इज डिस्ट्रक्टिव फॉर पाकिस्तान। ही मस्ट बी एलिमिनेटेड पॉलिटिकली एंड लीगली फ्रॉम पाकिस्तान पॉलिटिक्स। दैट्स द ओनली वे फॉरवर्ड। ही हैज लिटरली रूइंड पाकिस्तान एंड आई डोंट केयर कि लोग क्या कहते हैं। आई डोंट केयर ये जो मुझे लोग कहते हैं but you think eliminating somebody from the politics is the key? अगर मैं अकेला भी रह जाए 22 करोड़ में, पॉलिटिकली एक तो किसी को एलिमिनेट किया जा सकता है और एलिमिनेशन ही लोगों की यही असल हाल है। क्विकली बताइएगा सर, मुझे फिर ब्रेक लेनी है। देखिए, अगर हम एज अ नेशन एक अवेयरनेस पैदा करें, लीगली आपके सामने, हाँ लीगली आपके पास सारा एविडेंस मौजूद है, पॉलिटिकली आपने उसका मुकाबला करना है, उसका जो झूठ का नैरेटिव है उसको सच्चाई से ख़त्म करना है। दैट्स द ओनली वे फॉरवर्ड। और इंशाल्लाह मैं कहता रहा हूँ आपके प्रोग्राम में, मैं आज फिर कहता हूँ, पीटीआई की ये जो अरकान जो फिर हर रोज़, हर साल, हर 5 साल बाद मायूस हो रहे हैं, इकट्ठे हो जाएं, असूलों पे इकट्ठे हो जाएं। मेरी जद्दोजहद, मेरी जंग इसी वास्ते है कि इस सियासी जमात को इदारा बनाना है। इसके लिए हमने इकट्ठा होना है। दैट्स द ओनली वे फॉरवर्ड। अगर आप नहीं करेंगे, you will continue rotting in this rat Akbar sahab, I have to take a very quick short break sir. It's always lovely talking to you. बहुत शुक्रिया अकबर हमारे साथ मौजूद थे। एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे, गुफ्तगू कंटिन्यू करेंगे हमारे साथ। वेलकम बैक। इस्लामी इबादत में से औकात नमाज और रोज़े के सारो अफ्तार का ताल्लुक निज़ाम शमसी से है और माह रमज़ान के आगाज़ व इख्तिताम और ज़कात व हज का ताल्लुक निज़ाम कमरी से है। यानी रमज़ान और ईद के वक्त हमें चाँद की ज़रूरत पड़ती है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है कि हर नए चाँद को देख के बगैर रमज़ान का आगाज़ ना करो और उसे देखे बगैर इसका इख्तिताम ना करो, और अगर मतलब आलूद हो, मतलब बादल हो, चाँद नज़र ना आए तो फिर महीना मुकम्मल कर लो। तो मज़हब ने एक बहुत ही आसान सा फार्मूला दे दिया है जिस पर किसी किस्म का अभाव नहीं होना चाहिए। लेकिन बदकिस्मती से पाकिस्तान में दीगर बड़े मसाइल की तरह चांद भी एक बहुत बड़ा मसला बन चुका है। बाज़ लोगों का ख्याल है कि अगर हम दूरबीन के ज़रिए चांद देख सकते हैं और इसको मोतबर मान सकते हैं तो फिर सेटेलाइट के ज़रिए चांद देखने में क्या मसला है। अब तो इंसान की टेक्नोलॉजी इस मकाम पर पहुँच गई है कि पता चलाया जा सकता है कि आज से 100 साल बाद ईद किस दिन आएगी। बदकिस्मती से कम इल्मी पर मबनी मीडिया रिपोर्टिंग और गैर हकीकी बातों पर फौरन यकीन कर लेने वाली हमारी जहनीत की वजह से हम हमेशा ही मरकज़ी रुयत हिलाल कमेटी पाकिस्तान को चांद देखने में नाकामी पर जिम्मेदार ठहराते हैं। लिहाजा उस वक्त शिद्दत इख्तियार कर जाता है जब पेशावर की मस्जिद कासिम अली खान से मुल्क के बाकी हिस्सों से पहले ही रमज़ान मुबारक का आगाज़ और फिर इख्तिताम का ऐलान भी कर दिया जाता है। कुछ लोग मस्जिद कासिम खान पर इल्ज़ाम लगाते हैं तो कुछ रुयत हिलाल कमेटी पर इल्ज़ाम धरते हैं। लेकिन सबसे आम सवाल यह है कि आखिर ये झगड़ा है क्यों। उलमा इस्लाम के नज़दीक नए इस्लामी महीने के आगाज़ के लिए चांद को बरहना आंख से देखना ज़रूरी है, जबकि उलमा के एक गिरोह के मुताबिक सिर्फ साइंस पर एतबार किया जा सकता है और चांद देखने की ज़रूरत नहीं है। हिसाबात और जदीद टेक्नोलॉजी के ज़रिए ये जान सकते हैं कि चांद कब और कहाँ दिखाई देगा, आसमान में कितना ऊँचा होगा और इसके नज़र आने के इम्कानात कितने हैं। हम ये हिसाब भी लगा सकते हैं कि गुरूब आफ्ताब के बाद चांद कितनी देर तक आसमान पर मौजूद रहेगा और देखा जा सकेगा। इसलिए रुयत हिलाल कमेटी में माहिर फल्कियात भी मौजूद होते हैं। सरकारी और गैर सरकारी रुयत हिलाल कमेटियाँ लोगों से चांद देखने की शहादतें तलब करती हैं। चांद देखने का दावा करने वाले अशखास से सवाल पूछा जाता है कि उन्होंने किस वक्त चांद देखा, चांद कितना ऊंचा था, सूरज के नज़दीक था या दूर था, हिलाल ऊपर की जानिब था या इसकी नोके पहलू पर थी, चांद सूरज के दाएं जानिब था या बाएं जानिब था। अब इन सवालात की मदद से हम गलत शहादतों को आसानी से मुस्तरद कर सकते हैं, क्योंकि अब साइंसी हिसाबात हमारे पास मौजूद होते हैं। रुयत हिलाल कमेटी इसी कसौटी पर शहादत को परखती है। तो मसला कहीं नहीं है, हमने इसको मसला बनाया हुआ है। ऐसी दलीलें जिसमें कभी उलमाए कराम को जिक्र किया जाता है, कहीं चैलेंज किया जाता है, तो इस तरह से हम दुनिया में अपना नाम ख़राब करते हैं। और जब एक ही मुल्क में 2 या ज़ायद ईदें होती हैं तो फिर सवाल उठने लगता है। प्रोग्राम का वक्त अपने इख्तिताम को पहुँचा। आपसे मुलाकात होगी इंशाअल्लाह कल। अपना रखिए ख्याल। अल्लाह हाफ़िज़।